Today we are going to discuss about various electrical issues. Let's see what are the various electrical issues. Number one is uh, uh, first, what an electrical issue is. It is a problem that you face with your power supply. Okay, with your input supply. आपको जो input supply मिल रहा है, उसके साथ में होने वाले different problems को हम लोग electrical issues के अंदर में लाते हैं, electrical problems के अंदर में लेके आते हैं. ठीक है. So these are they are main 6 different electrical issues. Okay, these are listed here. Number one is your blackout. Okay. Number two is आप लोग जानते होंगे blackout के बारे में. We will talk about it. Second is brownout. Third one is power sag. Fourth one is spike. Fifth one is surge or power surge. And sixth one is noise or line noise. Okay. So let's talk one by one about all of these. हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं. So first one is blackout. Blackout क्या है? So it is complete loss of input supply. ये जो है input supply पूरी तरह से खत्म हो जाता है. There is no input supply. That is basically referred as known as blackout. Okay. तो ये पहला पॉइंट इसी के बारे में लिखा हुआ है कि it is the loss of electric power network supply, or simply you can network हटा भी सकते हैं आप. Complete loss of the electric power supply to an end user. मतलब end user, who is end user? We and you are end user. हम लोग तक power supply नहीं पहुंच पा रहा है through power lines. इसको हम लोग कहेंगे कि it is blackout. पूरा कहीं सप्लाई है ही नहीं. This is the first point. या इसी को हम लोग blackout कहते हैं, है ना. blackout को कुछ और भी नाम दिया गया है. उसका क्या क्या नाम है? So you can call it. It is also known as power outage, power cut, a power out, or a power blackout, or power failure, है ना. power outage भी बोला जाता है, power cut भी बोला जाता है, power failure भी बोलते हैं हम लोग. So these are different names given to this. Okay. अब क्या क्या causes है, किस वजह से ये blackout होता है हमारा? तो blackout maybe because of the following points. Number one is fault at the power station. जो भी power station से आपको supply मिल रहा है, जो सब station से आपको supply मिल रहा है, कुछ power station में कुछ failure हो गया है, सब आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, या कोई ग्रिड फेल कर गया है, उसकी वजह से हो रहा है. फिर अगला क्या है? डैमेज टू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन. जो ट्रांसमिशन लाइन है, जनरली आपका जब वेदर गड़बड़ होता है, वेदर खराब होता है, उस केस में क्या होता है कि बारिश हुई, आंधी आया, तूफान आया, कोई पेड़ का टहनी गिर गया, तो कोई ट्रांसमिशन लाइन जो वायर है वो टूट गया, ब्रेक कर डाउन हो गया, तो उसकी वजह से हमारा डैमेज होता है. उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में डैमेज की वजह से हो सकता है. सब स्टेशन और अदर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. कोई जो है सब स्टेशन या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का दूसरा पार्ट है, अगल बगल का आपका ट्रांसफार्मर है, वो सब में कोई ब्रेकडाउन हो गया, वो डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सब शॉर्ट सर्किट. नेक्स्ट इज फ्यूज और शॉर्ट सर्किट. मतलब जैसे क्या हो गया कि आपके घर तक जो है दो वायर आता है, एक आता है न्यूट्रल, दूसरा आता है फेज. अगर न्यूट्रल एंड फेज दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, टच हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. तो वो हो गया. दूसरा है जंपर्स. मतलब फ्यूज वगैरह भी रहता है, या सर्किट ब्रेकर्स रहता है, जो कि जैसे दो टावर है, दो पोल्स है, और यहाँ पे एक वायर है, दूसरा वायर यहाँ आ रहा है. इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर को यूज करते हैं ना. दैट वायर इज नोन एज, आपके घर में आप कनेक्ट करते हैं, दैट इज अ फ्यूज. जब आप पोल वगैरह पे यूज करते हैं तो उसको हम लोग जंपर वगैरह बोलते हैं. ओके. तो फ्यूज या जंपर या सर्किट ब्रेकर्स, है ना. सर्किट ब्रेकर्स मतलब आपका जैसे एमसीबी है, इन सभी को हम लोग सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं. तो सर्किट ब्रेकर फेल हो गया, तो इन सभी वजह से फेलियर हो गया. तो फेलियर, ब्लैकआउट, कंप्लीट सप्लाई नहीं है, तो चाहे तो सब स्टेशन में प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम हो गया,
लोकल कोई फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गया, इन सब वजह से हम लोग इसको ब्लैकआउट बोलते हैं, है ना। देयर इज नो इनपुट सप्लाई यू आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड ब्लैकआउट। नेक्स्ट इज कॉल्ड ब्राउन आउट। ब्राउन आउट मतलब कि नॉर्मल वोल्टेज सप्लाई 220 और 240 वोल्ट, ओके। तो जब 240 या 230 वोल्ट रहता है तो हम लोग या एनीथिंग अबव 180 वोल्ट तो हम बोलेंगे चलो ठीक है नॉर्मल सप्लाई है, मेरा डिवाइसेस काम कर रहा है। But when it is anything 20 volt, 40 volt, 70 volt, 100 volt, 120 volt, 125 वोल्ट, 150 वोल्ट ऐसा कुछ करके आ रहा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मतलब पीसी के लिए मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट पीसी, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वेदर इट्स रेफ्रिजरेटर और इट्स वॉशिंग मशीन और इट्स टेलीविजन सेट, whatever it is, okay. So when your input line is not giving you the required supply, okay, it is giving you 100 volt of supply, it is giving 120 volt of supply. So in one line you can say low input voltage or drop in input voltage is known as brownout. This is the first point. It is a brownout. A brownout is a drop in voltage in an electrical power supply system. Okay, low voltage supply you can call it. Next is a voltage reduction may be an effect of disruption in electric grid, है ना। इलेक्ट्रिक ये दोनों तरह का होता है ब्राउन आउट। जैसा मैं पढ़ रहा था अभी देख रहा था तो बोलते हैं कि अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल। अनइंटेंशनल हो गया कि आप नहीं चाह रहे लेकिन हो गया, वो किसी फेलियर की वजह से हो गया, जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक ग्रिड, किसी ग्रिड में कुछ आ गया या ओवरलोड एक है। जैसे जनरली आप देखेंगे हम लोग का जो इंडियन सिटीज है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि 50 केवी या 100 केवी का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ और उसमें 500 होम्स को सप्लाई दे रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे जैसे शाम होगा और लोड बढ़ेगा तो वैसे वैसे आप देखेंगे वोल्टेज धीरे धीरे, दिन में आपको 180 90 200 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है और शाम में जैसे ही वो लोड बढ़ा सब लोग अपने घर में ऑन करेंगे, लाइट्स को ऑन करेंगे, या कोल्ड विंटर सॉरी समर का सीजन आ गया तो रेफ्रिजरेटर चलेगा दिन भर, आपका एयर कंडीशनर चलेगा, तो आप देखेंगे लोड जैसे ही इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो यू कैन कॉल इट ब्राउन आउट, ओके। ओवरलोड की वजह से है या may occasionally be imposed in an effort to reduce load and prevent a power outage, है ना। या ये जानबूझ के किया जाता है कि हम इसको घटा दें ताकि उससे लोड कम हो जाए, उससे हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कोई डैमेज या सब स्टेशन है उसमें कोई डैमेज ना हो। तो इट इज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना, कि अचानक से बहुत हाई सर्ज आ गया, बहुत हाई वोल्टेज लोड आ गया, सर्ज ऑफ लोड, है ना। सर्ज इज टेक्निकल टर्म, यहाँ पे लोड में सर्ज मतलब सर्ज लोड अचानक से बढ़ गया, जो भी रिसेंट में चल रहा था अपना कि हम लोग 5 मिनट 9 मिनट्स पे स्विच ऑफ करना था तो उस पर काफी डिस्कशन चल रहा था कि जब साथ में एक साथ ऑन होगा तो ग्रिड फेल कर जाएगा। तो वो इस वजह से इस अजम्पशन से हो रहा था कि अगर एक साथ में लोड बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए उस समय में इंटेंशनली वोल्टेज को लो कर दिया गया ताकि लोड अचानक से ना बढ़े, ठीक है। तो आउटेज ना हो जाए, मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट ना हो जाए फेलियर की वजह से, इससे बचाने के लिए भी ब्राउन आउट किया जाता है। तो इट कैन बी इंटेंशनल, इट कैन बी अनइंटेंशनल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज और ये जो है ये इसका जो ड्यूरेशन है ये कई मिनट से लेके कई आवर तक हो सकता है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो ड्यूरेशन इज लार्ज, है ना। ये याद रखना। आगे एक पॉइंट बात करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज पावर सैग। पावर सैग इज सेम थिंग, है ना। पावर सैग जो है वो भी वोल्टेज का ड्रॉप ही है, वो पावर वोल्टेज सैग और वोल्टेज डिप इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन रिडक्शन इन वोल्टेज, है ना। ये भी थोड़ी देर के लिए वोल्टेज कम हो गया है, लेकिन द की टर्म इज, यहाँ अगर आपको बोले पूछे कि ब्राउन आउट क्या है, सैग क्या है, वो भी तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। वहां पे ड्यूरेशन इट कैन बी फ्यू मिनट्स, इट कैन बी फ्यू आवर्स, बट हियर इट इज वेरी शॉर्ट, few seconds, है ना। voltage sag happens when the voltage decreases between 10 to 90% of the nominal voltage for 1/2 cycle or 1 minute, है ना। मतलब बहुत थोड़े समय के लिए 10 से लेके 90% तक अगर ड्रॉप हो जाता है तो उसको सैग, वोल्टेज ड्रॉप इज सैग बट इस ड्यूरेशन इज लेस, है ना। ब्राउन आउट एंड सैग बोथ आर सिमिलर थिंग्स,
The only difference is that the voltage duration is different. Sag is for short period of time and brownout is for longer period of time, even for hours. Okay. Why it is caused? So causes are a short circuit or overload or starting and of इलेक्ट्रिक मोटर. किसी इलेक्ट्रिक मोटर कोई हाई इलेक्ट्रिक मोटर एक एग्जांपल है, ऐसा कोई हाई करंट कंज्यूमिंग डिवाइस को अचानक से ऑन कर दिया, उस वजह से भी थोड़े समय के लिए वोल्टेज ड्रॉप होता है. ओके, तो नेक्स्ट इज योर स्पाइक. स्पाइक इज व्हाट? सडन हाइक इन वोल्टेज. अचानक से काफी हाई हो गया फिर डाउन हो गया, है ना, नॉर्मल हो गया. तो काफी हजार सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स तक इसमें आ सकता है. ओके, तो काफी फास्ट है और शॉर्ट ड्यूरेशन है. ये दो टर्म याद रखना. वेरी हाई वोल्टेज, सेकंड थिंग इज वेरी फास्ट, अचानक से बहुत रैपिडली होता है और बहुत कम ड्यूरेशन तक ये लास्ट करता है. थ्री थिंग्स आर देयर. इट इज वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई, हाइक इन सप्लाई. Second is it happens very quickly and it lasts for very short period duration of time. Okay, so spike is sudden hike in output voltage. Okay, so it is written here. Here spike are fast short duration hike in voltage. Okay, तो voltage is voltage spike. करंट को करंट स्पाइक बोल रहा है इन इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप इतना ही अभी के लिए समझे हम लोग कि इंक्रीज हो रहा है थोड़े ड्यूरेशन के लिए, जिसको हम लोग स्पाइक के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इट इज व्हाई इट इज काउज. तो वन ऑफ द रीजन इज लाइटनिंग. ओके, बिजली का चमकना. जब बारिश होती है तो वी आर इन दिस प्लेस जहाँ की छोटा नागपुर एरिया जो है बहुत रेस्ट जोन में है, जहाँ लाइटनिंग अक्सर होता है ना. तो लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई पे आके चला गया तो वो आपके घर तक पहुंच गया, वो सडनली बहुत हाई हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा. पावर आउटेजेस मतलब क्या हुआ कि कटने के बाद जब आया तो क्योंकि लोड बिल्कुल नहीं था तो काफी हाई हो जाएगा, है ना. टैब्ड सर्किट ब्रेकर, स्ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर. तो सर्किट ब्रेकर्स में जैसे चेंज ओवर अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, अचानक आप उसको चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, उसकी वजह से भी वो जो स्विचिंग होता है उसकी वजह से भी स्पाइक जनरेट होता है. शॉर्ट सर्किट, जैसा आपको बताया था कि आप जो है 440 हो गया, दो बार दोनों फेज आपस में एक साथ में कनेक्ट टच कर गया, तो शॉर्ट सर्किट इस तरह का हो गया, तो उस वजह से भी हो सकता है. या आप अर्थ के साथ में वो कनेक्ट हो गया, उसकी वजह से भी काफी हाई होता है टेम्परेचर. ठीक है. पावर ट्रांसमिशन इन अदर लार्ज पावर ट्रांजिशन इन अदर लार्ज इक्विपमेंट ऑन द सेम पावर लाइन. मतलब जिस लाइन पे आपका कनेक्टेड है कंप्यूटर, उसी में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं, जैसे मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं, या कोई और बगल में कोई इंडस्ट्री है जिसमें कोई हाई करंट कंज्यूमिंग कोई डिवाइस आपको अचानक ऑन हो रहा है, उसकी वजह से भी, उसके ऑन या ऑफ होने की वजह से भी सडन स्पाइक आता है ना. या पावर कंपनीज में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें किसी तरह के फॉल्ट की वजह से आपका स्पाइक आता है. ठीक है. तो इन स्पाइक इज सडन हाइक इन वोल्टेज, ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट एंड इट हैपेंस वेरी फास्ट. बहुत रफ्तार से ये होता है और चला जाता है. स्पाइक को अगर हम एक छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन करें, आई थिंक आई हैव टेकन इट फ्रॉम विकिपीडिया. तो आप अगर स्पाइक को देखेंगे इस पे, तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जा रहा लाइन, और सडनली ये यहाँ पे वोल्टेज हाई हुआ और ये नीचे आया, फिर नॉर्मल हो गया. ये यहाँ पे अचानक से ये ड्रॉप हुआ, बढ़ा, एंड आपका फिर वो नॉर्मल हो गया. ये सब जितना भी फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है लाइन, वो सब जो है ये 1 2 3 4 ये चारों आपका स्पाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज पावर सर्ज. पावर सर्ज जैसे कि वहां पे ब्राउनआउट और सैग था, तो यहाँ पे स्पाइक एंड सर्ज है. सर्ज इज आल्सो हाइक इन वोल्टेज, इनपुट सप्लाई बढ़ गया, इसका भी कॉजेज लाइटनिंग है या आपका कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऑन होने की वजह से है, लेकिन इसका ड्यूरेशन लार्ज होता है ना. इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर स्पाइक हमारा से 1 सेकंड के लिए था, तो सर्ज 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए लास्ट कर रहा है, तो it is also surging, increasing input voltage, but duration is less. Second thing is difference between spike and surge is कि spike से 2000 वोल्ट तक गया, तो surge is relatively lower, थोड़ा सा कम है, 1800 वोल्ट है, 1900 वोल्ट है, तो थोड़ा सा कम हो रहा है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि surge last for longer duration of time. Okay,
सो यहाँ पे क्या पॉइंट है, जस्ट मैं रीड आउट कर रहा हूँ, वही जो बातें मैंने एक्सप्लेन की वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर सर्ज ऑकर्स व्हेन समथिंग बूस्ट द इलेक्ट्रिकल चार्ज एट सम पॉइंट इन द पावर लाइन, कोई अचानक से उसको बढ़ा देता है। दिस काउजेज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये एक पॉइंट हुआ। अचानक से बढ़ा अपना, है ना, किसी वजह से, अब वो लाइटनिंग हो सकता है या किसी इक्विपमेंट के यूज की वजह से हो सकता है ना। a number of different things can cause to happen, है ना, कई डिफरेंट चीजों की वजह से हो सकता है। द मोस्ट फेमिलियर सोर्स इज प्रोबेबली लाइटनिंग, लेकिन ये बोलता है ये काफी कम है क्योंकि लाइटनिंग बड़े शॉर्ट पीरियड तक रहता है, तो उसकी वजह से स्पाइक आता है, सर्ज ये रहता है ना। द मोस्ट फेमिलियर सोर्स इज प्रोबेबली लाइटनिंग, तो इट इज एक्चुअली वन ऑफ द लीस्ट कॉमन कॉजेज, इसीलिए लिखा है कि लाइटनिंग हो सकता है लेकिन इसका ये काफी कम है, इसकी वजह से सर्ज का होना। इट कैन बूस्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर बाय मिलियंस ऑफ वोल्ट से उसको बढ़ा देता है ना। तो फिर क्या है, अगर ये नहीं है, स्पाइक नहीं है, उसका रीजन तो क्या हो सकता है, सॉरी, तो इसका दूसरा रीजन क्या है, ऑपरेशन ऑफ हाई पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज एलिवेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, है ना। ऐसा काफी हाई करंट कंज्यूमिंग डिवाइसेस के अचानक ऑन या ऑफ होने की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होता है। वो चेंज ओवर मैंने बताया था, वो चेंज ओवर की वजह से भी सर्ज होता है ना। मतलब आपके अपने घर में दो अलग अलग फेज रखा हुआ है और आप चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, उसके केस में भी सर्ज जनरेट होता है। अदर काउजेज इंक्लूड फॉल्टी वायरिंग, गड़बड़ वायरिंग किया हुआ उसकी वजह से, मतलब आप दोनों एक फेज और न्यूट्रल की जगह दोनों 440 कनेक्ट कर दिया तो सर्ज काफी देर तक लास्ट करेगा, है ना। प्रॉब्लम्स विथ यूटिलिटी कंपनी इक्विपमेंट्स, है ना, जो भी आपका इक्विपमेंट्स वगैरह है उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो गया हो। टाउन पावर लाइन के साथ में कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ वजह से पावर सर्ज हो रहा है ना। तो पावर सर्ज का भी डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम सम वेबसाइट, मे बी विकिपीडिया और एनी अदर वेबसाइट, आई डोंट रिमेंबर इट। सो ये भी दिखा रहा है, बस यहाँ और वहां में अंतर यही देखेंगे आप डिफरेंस कि इसमें आपको इसमें ड्यूरेशन काफी कम दिख रहा है। ये जो है यहाँ पे देखिए एकदम बहुत नैरो सा ये पॉइंटेड है और वापस आ रहा है, और इसमें क्या है, ये राउंड जैसा दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा लार्ज है, लेकिन ये भी इंक्रीज इन वोल्टेज ही है ना। तो इस ग्राफ में आप दो दो एक्सेस है, ये एक्स एक्सिस आपको टाइम है, दूसरा एक्सिस आपको वोल्ट है। ओके, तो एक एक्सिस पे टाइम जा रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम मतलब इसका ड्यूरेशन को दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन, और ये वोल्ट दिखा रहा है कि वोल्ट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आ गया लाइन नॉइज, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। तो नॉइज इज कुछ ऐड हो रहा है, चाहिए आपको 30 वोल्ट, चाहिए आपको 220 वोल्ट, एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड होके चला आ रहा है। जनरली ये टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी ऐसा होता है जो कि आप होम अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं। तो कोई जनरली ये जो गैजेट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है या माइक्रोवेव ओवन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसी लाइन में आप जो है अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखे हुए हैं, उसकी वजह से हमेशा जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उस वजह से कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है वो प्रॉब्लम को, तो वो लाइन नॉइज के नाम से जाना जाता है ना। इट रेफर्स टू डिस्टॉर्शन ऑन एसी, और भी चीजें हैं, मैंने सिर्फ एसी, चूंकि पावर नॉइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ एसी का जिक्र किया है ना। सो इट काउजेज इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैमेज, इनके मतलब धीरे धीरे चीजों को खराब करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खराब हो सकता है, एक बार में खराब ना करे लेकिन धीरे धीरे समय करके वो धीरे कुछ ऐसा समय आएगा कंप्लीट फेल हो जाएगा। ठीक है, डेटा करप्ट हो रहा है, जैसे नेटवर्क में डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब बगल से कोई पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल लाइन गया हुआ है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑडियो वीडियो क्वालिटी में भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, दिस इज नॉइज। ये ग्राफ आपको देख रहे हैं कि जितना हर जगह पे ऐसे स्पाइक्स दिख रहा है, ये सारा जो स्पाइक्स दिख रहा है, it is nothing but it is noise. Okay, so let's come on to एक छोटा सा मैंने एक सैंपल डेटा लिया था, है ना। सैंपल डेटा में मैंने क्या किया था कि डिफरेंट 4 कंडीशंस ले लिया, ब्लैकआउट, ब्राउनआउट, सैग, स्पाइक एंड सर्ज, है ना। यहाँ पे आप देखिए ब्लैकआउट के केस में क्या कर दिया मैंने कि मैंने 0 ले लिया, मतलब देयर इज नो सप्लाई, ये वोल्टेज है,
और ये यहाँ पे पहला जो फील्ड है ये दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, टाइम इन सेकेंड्स, ओके, 0 2 4 6 ये सब सेकंड, 24 सेकंड तक का लिया है। ब्राउन आउट में क्या किया है, ये लगातार आपको कंसिस्टेंटली लो वोल्टेज दे रहा है, 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, 105 वोल्ट, ये अलग अलग वोल्टेजेस ले लिया है लो वोल्टेज सप्लाई। सैग टैग जो है थोड़े समय के लिए हुआ, इसलिए मैंने बाकी समय इसको नॉर्मल लिखाया है, और यहाँ पे ये लो वोल्टेज हुआ 90 वोल्ट दिखाया है मैंने, है ना, फिर ये नॉर्मल हो गया है। ओके, स्पाइक, स्पाइक नॉर्मल, यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल वोल्टेज था, अचानक से वोल्टेज इंक्रीज किया, इट इज नाउ 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद में फिर वो नॉर्मलाइज हो गया, तो फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड और 1 सेकंड ये इंक्रीज किया और फिर हमारा वो ड्रॉप कर गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्ज। सर्ज क्या कह रहा है कि सर्ज शुरू में नॉर्मल सप्लाई था, बाद में बढ़ करके ये जो है अचानक से 900 वोल्ट हो गया, जानबूझ करके मैंने यहाँ 1000 रखा और यहाँ पे 900, इसको आप 2000 भी ले सकते थे, लेकिन इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा था, बाकी ये सारा वोल्टेज बड़ा छोटा सा ग्राफ आ रहा था, इसलिए इसको मैंने जानबूझ करके 1900 लिया है। 900 क्यों लिया है, क्योंकि जस्ट टू रिप्रेजेंट की सर्ज जो है स्पाइक से थोड़ा सा कम होता है ना। एंड दूसरा है कि ये ड्यूरेशन आप देखिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 सेकंड पे और इट लास्टेड अप टू 14 सेकंड, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस डेटा के बेसिस पे मैंने एक ग्राफ बनाया। ओके, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि अलग अलग कलर का लाइंस है, कितना लाइंस है, तो 1 यानी कि 1 2 3 4 5, नॉइज को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है इसमें। तो सर्ज, स्पाइक, सैग, ब्राउन आउट, ब्लैक आउट, सबसे ब्लू वाला जो लाइन है तो आपको जीरो लाइन के साथ में जा रहा है, ये जो इस एक्सिस के साथ पैरेलली ट्रेवल कर रहा है उसी के साथ में ओवरलैप्ड है, तो मतलब वो कोई सप्लाई ही नहीं है, इसलिए ये एक्सिस जो है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये टाइम के साथ में आप देख रहे हैं कि ऑलवेज 0 वोल्ट दे रहा है, ये जो डॉट 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 देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे डॉट है, ये डॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका डिफरेंट पॉइंट्स, हर 2-2 सेकंड पे हम अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट लॉस ऑफ एसी। अगला ब्राउन आउट है, ब्राउन आउट आप देखिए ये 200 वोल्ट तक मान के चल रहे हैं, नॉर्मल है। ये जो ब्राउन आउट है ये क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली 100 के आसपास रह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगला जो सैग है, सैग को आप देखेंगे बड़ा फेडेड सा लाइन है यहाँ पे, फ्लोरेसेंट कलर का दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 200 वोल्ट के आसपास यहाँ है, अचानक से ये ड्रॉप किया वोल्टेज 100 वोल्ट के आसपास आ गया और फिर रिस्टोर हो गया और फिर नॉर्मल। ये काफी शॉर्ट पीरियड के लिए था, मतलब ब्राउन आउट के रिस्पेक्ट में कम समय के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइक। स्पाइक को आप देखेंगे कि ये जो पर्पल कलर का लाइन है इससे स्पाइक को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ तक नॉर्मल चल रहा था, अचानक ये हाइक हुआ और हाइक होने के बाद में ये वापस नॉर्मल 1000 वोल्ट तक गया और वापस चला आया यहाँ पे, तो 2 सेकंड के लिए लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है एंड 20 है, तो ये ऑलमोस्ट 18 के आसपास हाइक हुआ और 20 के आसपास वो नॉर्मलाइज हुआ, ये स्पाइक है। और ये लास्ट जो ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं लाइन, ये जितने देर तक लास्ट किया, ये 1000 तक गया था, ये 900 तक जा रहा है और ये लगभग 4 सेकंड के आसपास आया एंड इट एंडेड एट 15 और 16 सेकंड, ऐसे करके जाकर के खत्म हो गया कि इतने देर तक वो हाई वोल्टेज रहा फिर वो नॉर्मलाइज हो गया। ये डिफरेंट जो है ग्राफ के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज योर, अब बात आती है कि भैया इससे बचेंगे कैसे हम लोग, क्या दिक्कत क्या है इससे। ब्लैकआउट, ब्राउन आउट एंड सैग, ये तीनों लो वोल्टेज या नो सप्लाई है। इस केस में आपके कंप्यूटर को अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या बैकअप पावर सप्लाई का यूज करेंगे। इन केस की पावर चला गया आप प्रॉपर्ली शट डाउन कर पाएंगे, फाइल को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट पीसी फ्रॉम स्पाइक एंड सर्ज। सर्ज एंड स्पाइक से अपने पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे, तो सबसे पहला है यूज सर्ज प्रोटेक्टर, है ना। तो सर्ज प्रोटेक्टर क्या होता है कि ये इट इज मेड अप ऑफ ऑप्टोकपलर, जो ऑप्टो आइसोलेटर, ऑप्टोकपलर ऑप्टो आइसोलेटर आप लोग जानते होंगे, CNY35 एक आईसी है जो कि ऑप्टोकपलर है। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर एंड एलईडी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मान लेते हैं कि इनपुट सप्लाई है और ये आउटपुट सप्लाई है, इनपुट और आउटपुट सप्लाई में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसे आईसी का इस्तेमाल किया हुआ है
जो कि ऑप्टिकली कम्युनिकेट कर रहा है ना। यहाँ पे इनपुट सप्लाई आएगा तो और वो एलईडी ग्लो करेगा, उस एलईडी के ग्लो होने की वजह से जो फोटो ट्रांजिस्टर है सिग्नल को रिसीव करेगा और वो आगे सिग्नल को बढ़ाएगा, है ना। तो क्या हो गया कि जब इनपुट सप्लाई में बहुत हाई वोल्टेज भी आ गया अगर, तो वो कोई भी, चूंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, तो क्या होगा, कोई भी आगे का सर्किट डैमेज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो आईसी जल जाएगा, लेकिन आगे का कंपोनेंट आपका जलेगा नहीं। आई होप आप लोगों को से हम लोगों ने पहले भी ये ऑप्टोकपलर वगैरह पर डिस्कस किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज यूज डेडिकेटेड पावर कनेक्टर्स, है ना। डेडिकेटेड पावर कनेक्शन फॉर पीसी, मतलब जिस लाइन से आपने रेफ्रिजरेटर कनेक्ट कर रखा है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट करके, जेट पंप रखा हुआ है, समरसेबल रखा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, उस कनेक्शन पे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कीजिए। इससे स्पाइक सर्ज आने का डर है, इवन लाइन फिल्टर्स वगैरह, जो नॉइज भी आने का रहता है, अगले पॉइंट में भी लिखा हुआ होगा आई होप, तो उससे बचाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगला क्या है, कि अगला है कि अनप्लग पीसी व्हेन नॉट इन यूज और ड्यूरिंग लाइटनिंग। ओके, जब आपका काम नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उसको अनप्लग करके रखिए, क्योंकि यू नेवर नो, आप घर से निकल गए, बाद में बीच में बारिश हुई, थंडरिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ और वो आपका डैमेज कर दिया। तो इट इज बेटर जब यूज में नहीं है तो अनप्लग कर दीजिए, या घर से निकल रहे हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अनप्लग कर दीजिए, पीसी को अलग खोल दीजिए। क्यों, ऐसा कहा गया है कि सर्ज प्रोटेक्टर भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है ना, तो इसलिए इट इज बेटर टू यूज अनप्लग इट इफ इट इज नॉट इन यूज। ओके, या लाइटनिंग के दौरान या लगाना ही जरूरी है आपको, तो लाइटनिंग जब हो रहा है एटलीस्ट उस समय में टीवी, पीसी, रेफ्रिजरेटर सबको अनप्लग कर दीजिए, दैट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, है ना। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट इज नॉइज से बचाने के लिए, नॉइज से बचाने के जस्ट ऊपर वाला एक पॉइंट जो डिस्कस किया हम लोगों ने, वो किया था कि यूज डेडिकेटेड पावर कनेक्शन फॉर पीसी, मतलब ऐसा कनेक्शन जिसमें कि और कुछ और डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है। जैसे कॉलेज की ही बात आप करेंगे तो कॉलेज में बहुत सारा मशीन है, सीएनसी मशीन है, लेथ मशीन है, उसी कनेक्शन से अगर हम उसी वायर से अगर हम कंप्यूटर के पीसी को कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर लैब के, उसकी वजह से जब भी लेथ मशीन ऑन होगा, जब भी वो वर्क करेगा, तो आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को अपने पीसी को क्या करना है कि अलग सप्लाई रखना, ठीक है। अगला क्या है कि जो फिल्टर आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, तो रेक्टिफायर के साथ में हम लोग कैपेसिटर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। उसका काम क्या है, रिपल्स को रिमूव करना, नॉइज को हटाना, है ना। उसी तरह लाइन फिल्टर्स भी आता है जो आप एसी सप्लाई पे भी यूज कर सकते हैं। उसका काम क्या है कि ऐसा कोई भी रिपल्स या नॉइज आ रहा है, उस नॉइज को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर फिफ्थ मॉड्यूल, दैट इज इलेक्ट्रिकल issues. Okay, so first let me